हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत। भौतिक विज्ञान का पाठ संख्या 5 को प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश यानी जिसको आप लोग बहुत कोई लाइट के नाम से भी बढ़िया से जानते हैं, नहीं जी? लाइट, प्रकाश। सबसे पहले एक बात बताइए, प्रकाश है क्या? सबसे पहला चीज जो हम लोग जिस चीज पे अपने अध्ययन को केंद्रित करते हैं वो क्या है? प्रकाश। सबसे पहले हमें ये बताइए प्रकाश है क्या? तो देखिए, आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही परिभाषा पढ़े कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा, प्रकाश क्या है? ऊर्जा है एक प्रकार की, जिसकी सहायता से हमें देखने की अनुभूति होती है। बिना प्रकाश के देखिए आप कोई वस्तु देख नहीं सकते। जैसे रात में अगर लाइन कट जाए तो आप देख सकते हैं? कोई चीज नहीं देख सकते। यानी प्रकाश की सहायता से ही क्या होती है? हमें दिखाई देती है, देखने में सहायता मिलती है। तो प्रकाश मूल रूप से क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें देखने की अनुभूति होती है। अब देखिए, आपके जो पाठ में वो मूल रूप से आपको शुरुआत में दर्पण के बारे में पढ़ना है। दर्पण मतलब मिरर, आईना। घर में जो आपका आईना है, आपके घर में देखिए जो आईना है, देखिए वो हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। आईना मतलब इधर जो हम लोग ऐसे डाल देते हैं, इसका मतलब वो सतह क्या है? जिधर से देखिए आईना के पीछे से रंग किया गया होता है। और ये सतह जो होता है इधर से ही, इसी को कहते हैं परावर्तक सतह। यानी जिधर से आप अपना चेहरा देखते हैं, नहीं, आप आईने के सामने खड़े हुए तो ये सतह क्या कहलाता है? परावर्तक सतह। और पीछे वाला सतह से हम लोग रंग करते हैं। तो ये क्या है? साधारण दर्पण। ये जो आपके घर में है इसको क्या बोलते हैं? साधारण दर्पण। ये साधारण दर्पण है। यह समतल भी दर्पण कह सकते हैं। देखिएगा, आईना जो आपके घर में होता है उसका सतह क्या होता है? एकदम प्लेन होता है, एकदम सीधा होता है। और हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं, थोड़ा बहुत सुंदर लगने की कोशिश करते हैं, नहीं? जैसे ये है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये तो ये सतह क्या कहलाएगा आपका? परावर्तक सतह। ये सतह परावर्तक सतह कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस पाठ में जो है मूल रूप से साधारण दर्पण नहीं पढ़ना, आपको गोलीय दर्पण पढ़ना है, ठीक है। तो दर्पण मतलब समझ में आया ना बाबू? कि आईना, आईना, मिरर, नहीं, जिसमें हम अपना चेहरा या प्रतिबिंब देखते हैं। तो गोलीय दर्पण पे आते हैं। गोलीय दर्पण, सबसे पहले उसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या? गौर से देखिए, ये जैसे एक गेंद है, नहीं, आप लोग सब जानते हैं ये गेंद है। मान लेते हैं ये पूरी तरह से शीशे का गेंद है, ठीक है। गेंद को देखिए, गणितीय भाषा में इस चित्र को गोलक कहते हैं। तो मान लेते हैं ये शीशे का क्या है? एक गोलक। अंदर से लेकिन ये क्या है? खोखला है, ठीक है। चलिए, अगर हम इसको देखिए, अगर बोर्ड पे बनाते हैं तो बोर्ड पे हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं, क्योंकि हम पूरे गेंद को नहीं दिखा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं? एक ऐसे ही प्लेन गोलक बनाते हैं। मान लेते हैं यही मेरा क्या है? एक गोलक है, शीशे का, अंदर से क्या है? पूरी तरह से खोखला, ठीक है। और इस गोलक का तब एक केंद्र होगा। गौर से देखते हैं, ये फिर कहते हैं ये शीशे का एक गेंद है, ठीक है। न कि वृत्त, हम बनाए वृत्त है लेकिन मान के बोलते हैं क्या? ये गोलक है, शीशे का एक गोलक है। अब मान लेते हैं अगर हम इसको इधर से काट दें, गौर से देखिए, इधर से क्या है? काट के ये हिस्सा निकाल लें और काट के ये हिस्सा भी निकाल लें। फिर देखिए, यही समझ जाइएगा तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। हम यहां से इसको काट के ये हिस्सा निकाल लिए और इधर से काट के ये हिस्सा निकाल लिए। इसी को देखिए हम बोर्ड पे बनाते हैं कि हम क्या किए, मान लेते हैं हम यहां से इसको काट दिए और इधर से भी इसको काट लिए, ठीक है। तो देखिए ये टुकड़ा जो निकला और इधर से ये टुकड़ा निकला, ये क्या है? इस गोलक का टुकड़ा नहीं है। ये कांच का जो गोलक था उसका ये क्या है? टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब आप दर्पण में गौर से देखिए, जो हमारे घर का दर्पण है, साधारण दर्पण, उसको गौर से देखिए। एक तरफ क्या होता है? पेंट किया गया होता है। ध्यान दिए होंगे, एक तरफ पेंट किया गया तो उधर से चेहरा नहीं देखते। वो जो पेंट होता है किस चीज का पेंट होता है? जनरली बता सकते हैं? रेड ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड से। तो ये जो पेंट होता है, ये पेंट हम लोग किससे करते हैं? लाल ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड,
ठीक है, या पारा से भी करते हैं बाबू, पारा से भी करते हैं। आजकल तो कई जगह अल्युमिनियम से या बहुत अच्छे क्वालिटी का जो दर्पण होता है उसमें चांदी का भी प्रयोग होता है, यानी अल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं अल्युमिनियम का संकेत ये है, चांदी का भी प्रयोग करते हैं, इन सब चीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन मूल रूप से साधारणतः किसका प्रयोग करते हैं, लाल ऑक्साइड का या पारे का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बाबू हम लोग इसको भी फिलहाल में ये क्या है, कांच का एक बस टुकड़ा है, इससे तो हम आर पार देख सकते हैं। हम कहे तो ये शीशे का है बना हुआ, तो आर पार नहीं दिखाई देगा। तो हमको क्या करना होगा, एक तरफ इसको पेंट करना होगा। तो मूल रूप से पेंट किससे करेंगे, या लाल ऑक्साइड पाउडर से, पारे से, कभी कभी अल्युमिनियम का प्रयोग होता है, चांदी का भी प्रयोग होता है। तो हम लोग भी इसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं लाल ऑक्साइड से। गौर से देखिए यहीं पे दो सतह है, ठीक है, हम पेंट किधर किधर से कर रहे हैं यही ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, ये देखिए दबा हुआ हिस्सा है, और ये सतह क्या है, थोड़ा उभड़ा हुआ हिस्सा है। एक तरफ मान लेते हैं इस टुकड़े में हम क्या करते हैं, ये उभड़े हुए सतह को रंग कर देते हैं रेड ऑक्साइड से या लाल ऑक्साइड से, और ये जो टुकड़ा है इसको अंदर जो दबा हुआ हिस्सा है यहां रंग कर देते हैं। तो गौर से देखिए दो अलग तरह के दर्पण बने। अब जिधर से रंग करते हैं उसके दूसरी तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, यही क्या होता है, परावर्तक सतह। तो इधर में हम लोग किधर, इस दर्पण में गौर से देखिए, इधर से अब चेहरा देखेंगे अपना, मान लेते हैं हम यहां खड़े हैं, नहीं तो इधर से हम देखेंगे, यही मेरा क्या है, परावर्तक सतह है। और इसमें किधर से चेहरा देखेंगे, इधर से नहीं देखेंगे। तो यानी ये है परावर्तक सतह। यहां देखिए परावर्तक सतह जो है वो दबा हुआ है, और यहां पे परावर्तक सतह क्या उभड़ा हुआ है, नहीं है, ये उभरा हुआ है, ये हिस्सा दबा हुआ है। तो हमारे पास दो तरह के दर्पण मिले। ये क्या है, गोलीय दर्पण। देखिए इसको गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, ये भी समझ लीजिए यहीं पे। गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सतह क्या है, गोल है। इसको साधारण या प्लेन दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सतह क्या है, सीधा है, प्लेन है। लेकिन ये क्या है, गोल है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। और दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अब इसमें चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि हम एक साइड से इसको रंग कर दिए, ठीक है। अब देखिए, तो गोलीय दर्पण यानी बाबू कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। रंग करके हम किधर से रंग कर रहे हैं या किधर से हम चेहरा देखते हैं, इस आधार पे दो तरह के गोलीय दर्पण मिले। इसमें देखिए परावर्तक सतह जो है दबा हुआ है, नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जिस दर्पण में या जिस गोलीय दर्पण में, समझिए परिभाषा हम कर रहे हैं, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह दबा हुआ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। यानी ये क्या है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह दबा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह, यही परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, देखिए उभरा नहीं हुआ है बाहर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। दर्पण यहां लिख देते हैं हम, उत्तल दर्पण। यही गौर कीजिए, अवतल दर्पण का एक और नाम भी होता है जी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, या इसी का भी यही का नाम देख लें, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक है। और जो आपका उत्तल दर्पण है उसका एक और नाम भी होता है, अपसारी दर्पण, ठीक है। हम लोग ई नाम भी थोड़ा याद रखें, कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है जी, लेकिन मूल रूप से साधारणतः हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही पढ़ेंगे। और तो हम लोग जान गए क्या, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इन सभी परिभाषाओं को अगर आप समझ गए तो आगे कुछ चित्र बनाने पड़ते हैं इस चैप्टर में, उसमें आपको बहुत सुविधा होगी। आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको जानना है गोलीय दर्पण में, उस पर केंद्र, सबसे पहले देखते हैं वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र पहला।
आइए सबसे पहले फिर से मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है, आपको हम पहले बताए थे। इसी गोलीय दर्पण को, सॉरी ये गोल क्या है, कांच का गोलक है। कांच के गोलक को ही हम क्या करते हैं, काटते हैं पहले, तो एक टुकड़ा मिलता है, उसी को रंग कर देते हैं, तो वो आपको दर्पण मिलता है। मान लेते हैं कि हम यहां से इसको काट दिए, ठीक है, मान लेते हैं चलिए ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। ये जो गोलक था कांच का, काटने के बाद ये हमको क्या मिला, टुकड़ा। इसी टुकड़े को हम क्या कर देते हैं, रंग कर देते हैं इसी तरफ से, इस तरफ से रंग किए तो इधर वाला परावर्तक सतह होगा बाबू, ये परावर्तक सतह की देखिए दबा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब गौर से देखिए ये अवतल दर्पण जो है, इस गोलक का टुकड़ा था ना, इस गोलक का जो केंद्र होगा, इस गोलक का जो केंद्र होगा, इसी केंद्र को क्या कहते हैं, इस अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो उसका क्या, वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र उस गोलक का केंद्र होता है जिस गोलक का यह दर्पण क्या है, एक टुकड़ा है। तो गौर से देखिए ये टुकड़ा हट गया, यानी ये केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। वक्र तो आपको वक्रता केंद्र समझ में आई। वक्रता केंद्र को सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, इसको सी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब ध्रुव को, ध्रुव किसे कहते हैं, दूसरा नंबर क्या है, ध्रुव, ध्रुव या जिसको पोल भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ध्रुव यानी पोल, जिसे पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। पोल क्या होता है, ध्रुव। देखिए ध्रुव क्या होता है, इस दर्पण, ये जो भी दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं बीच का तो कोई बिंदु होगा। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मान लेते हैं ये दर्पण है, इस दर्पण का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। दर्पण का ये क्या है, मध्य बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव। तो अब देखिए तीसरा, ध्रुव समझ में आया, वक्रता केंद्र समझ में आया। तीसरा, तीसरा क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। देखिए हम अपने से वो बनाते हैं, देखिए अंदाजन हम ये एक सीधा रेखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष, समझे। ये क्या है, प्रधान अक्ष। कोई समस्या, यानी प्रधान अक्ष क्या होता है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरे। अगला पद जो है जिसका नाम है क्या, द्वारक। क्या कहते हैं उसको, द्वारक। द्वारक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर्चर। ये सब सुने होंगे, ये क्या है, दर्पण का अपर्चर या द्वारक। द्वारक किसको कहते हैं, ये मान लेते हैं मेरा दर्पण है, ये दर्पण का ये छोर है, एक छोर, ये मान लेते हैं दर्पण का दूसरा छोर। ये पहले और दूसरे छोर के बीच की दूरी जो है, ये दूरी जो है, गौर से देखें, ये सीधी दूरी जो है, इसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी दर्पण का या कोई भी गोलीय दर्पण का जो एक छोर और दूसरे छोर के बीच में जो व्यास होता है, इस व्यास को, यानी ए से बी तक की दूरी, इस दर्पण में ए बी दूरी क्या है, द्वारक। नहीं, ए से बी तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं, द्वारक, समझे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझिए कैसे कहते हैं, ध्यान से समझें। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, समझे। इसको ध्यान में रखिएगा, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दो जो नाम आते हैं, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला को कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस या सिर्फ इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं,
मान लेते हैं क्या ये प्रधान अक्ष है, और तब बाबू हम लोग चेहरा इधर से देखेंगे, परावर्तक सतह इधर से है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रधान अक्ष के क्या आए, समानांतर आए, ये दोनों के बीच में क्या है, समानांतर है। ये प्रकाश की किरण जो है ये प्रधान अक्ष के क्या है, समानांतर, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई। तो आप प्रकाश के परावर्तन का नियम जानते हैं कि ये अगर इस सतह से टकराया तो टकराने के बाद इसका परावर्तन जरूर होगा। ये परावर्तित, इस सतह से परावर्तित होने के बाद इस प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पे आके मिले, वास्तविक रूप से ये आगे चलकर आप देखिएगा, अगर यह दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, अगर ये उत्तल दर्पण होता तो वो आभासीय रूप से मिलता है, वास्तविक रूप से नहीं मिलता, वो दर्पण पे निर्भर करता है। क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु पे आके वो मिले, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मुख्य फोकस। और यही दर्पण अगर उत्तल दर्पण होता तो वास्तविक रूप से आके नहीं मिलता, बल्कि क्या होता, आभासीय रूप से मिलता, ठीक है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती से। फोकस दूरी, इसको छोटे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान में रखें, ठीक है। अब समझे फोकस दूरी क्या है, जैसे ध्यान से देखें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में बहुत बढ़िया संबंध होता है, गौर करें। फोकस दूरी किसको कहते हैं, फोकस बिंदु से लेकर तो ध्रुव तक की दूरी, ये क्या कहलाती है। अब गौर करें, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ये कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकल दूरी कहते हैं, या फोकस दूरी कहते हैं। ये दोनों में एक बढ़िया संबंध होता है, याद रखें। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा। गौर से देखिए, चित्र में भी देखें, चित्र में भी देखें तो ये क्या है, ये फोकस, ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी क्या होता है, आधा, यानी वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग दे दें तो फोकस दूरी आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर फोकस दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम एक समतल सतह के द्वारा। ध्यान से देखिए, ये नियम आप पहले भी बचपन में पढ़े, एक बार फिर से थोड़ा 2 मिनट में दोहरा लें। मान लेते हैं ये एक समतल सतह है, ठीक है, समतल सतह है। इधर से देखिए, ये जो हम दाग देते हैं इसका मतलब क्या, ये क्या है, रंग किया हुआ सतह, यानी परावर्तक सतह इधर। तो इधर जब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई, गौर से देखिए, तो परावर्तक सतह पे जो किरण आके पड़ती है उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और परावर्तक सतह पे जिस बिंदु पे आके ये आपतित किरण आके टकराई, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए, जब टकराती है तो बाबू ये तो सत्य है कि आएगी तो टकरा के वापस भी जाएगी, ठीक है। ये किरण मान लेते हैं जाने वाली किरण है, ठीक है। तो इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली को परावर्तित किरण। और ये जो एक रेखा हम खींचे इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं, जो परावर्तक सतह पे 90 डिग्री पे स्थित हो, यानी अभिलंब किसको कहते हैं, परावर्तक सतह पे जो लंब खड़ा हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अब आइए एक चीज और, आप पढ़े थे बचपन में कि ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, छोटे वाले आई अक्षर से। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है, जिसको आर अक्षर से, छोटे वाले आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अगर ये सब सारी चीजें आप जानती हैं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बाबू, आप पहले से पढ़े हैं। पहला नियम क्या कहता है, याद करें
एक चीज समझें, अगर ये किरण इधर से आई है तो टकरा के इसी ये जो सतह है इसी के सहारे निकलेगी। ऐसा थोड़ी कि ये प्रकाश की किरण आई तो इस बोर्ड से बाहर गुजर जाएगी। जैसे हम बॉल सीधा फेंके तो ड्रॉप खा के सीधा ही निकलेगी। अगर कोई सतह समतल है तो प्रकाश की किरण अगर ऐसे आई है तो टकरा के ऐसे ही गुजरेगी। यानी ये प्रकाश की किरण इधर से आई तो इधर ही गुजरेगी, यानी इसी सतह पे रहेगी। इसीलिए क्या कहते हैं पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और इसी का दूसरा नियम आप पढ़े थे, याद कीजिए, बहुत ही सरल नियम था। याद कीजिए कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होता है। ये सब देखिए ये समतल है, फिर बोलते हैं ये समतल सतह है, तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर, यानी आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही दो नियम। आइए देखिए अगले वीडियो के अगले हिस्से में हम लोग क्या देखते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए किरण आरेख, मतलब तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके कुछ नियम है। उसी को क्या कहा जाता है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण के लिए किरण आरेख। तो एक एक करके 4 नियम है, चारों नियम को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए, जैसे देखिए ये किरण क्या है, प्रधान अक्ष के क्या आई, समानांतर आई, तो वह दर्पण से, अवतल दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस बिंदु से होकर ही गुजरेगी, या तो वास्तविक रूप से, और अगर यह दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है, तो क्या है, फोकल बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम देखिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, गौर से देखें, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे और जाके दर्पण से टकराए। देखिए ये किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गई और दर्पण से टकराई, तो दर्पण से टकराने के बाद यह नियम क्या कहता है, यह उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। समझे बात को, अगर वक्रता केंद्र से होकर किरण गुजरी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते वापस लौट आएगी। तीसरे नियम को देखते हैं, यह नियम जो है ठीक इसका उल्टा है। ये नियम क्या कहता है, ठीक इसका उल्टा, कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकल बिंदु से होकर ही गुजरे, फोकल बिंदु से होकर ही गुजरे और तब जाके दर्पण से टकराए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होके निकलेगी। ये ठीक इसका उल्टा नियम नहीं है, थोड़ा सा इसको समानांतर बना लें, समानांतर होकर गुजरेगी, ठीक है। और चौथा और आखिरी नियम कि अगर कोई प्रकाश की किरण सीधे जाके कहां पर है, ध्रुव पे, कहां जाके पड़े, ध्रुव पे, प्रकाश की किरण आए और सीधे जाके कहां पर है, ध्रुव पे, तो वो प्रधान अक्ष के साथ जितने डिग्री के कोण पे बनाई आपतन कोण, उतने डिग्री कोण पे ही ये परावर्तित हो जाएगी। यानी यहां कोण आई बराबर कोण आर, यानी सीधे किरण अगर जाकर ध्रुव पर पे पड़े तो प्रधान अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी, परावर्तित होते समय भी प्रधान अक्ष के साथ उतने ही डिग्री का कोण बना के निकल जाएगी। वीडियो के अगले हिस्से में हम लोग क्या है, एक प्रतिबिंब बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए वस्तु की स्थिति में मान लेते हैं ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने आपको अगले हिस्से में क्या आएगा प्रश्न कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पे वस्तु रखी हुई है और कहा जाएगा कि चित्र के द्वारा बताए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रश्न देखिए क्या क्या पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकल बिंदु के बीच में है यहां, फिर कहा जाएगा कि अगर वस्तु फोकल बिंदु के ऊपर है तब बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। कभी कहा जाएगा वक्रता केंद्र और फोकल
ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तभी कहा जाएगा वक्रता केंद्र के ऊपर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कभी वस्तु वक्रता केंद्र के बाद में है, कभी वस्तु बहुत दूर में है। हर स्थिति में 6 स्थितियां देखिए किताब में दी गई है, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा ये बताइए। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण बनाए। अब याद रखिए जब भी आप कॉपी में कंपास से बनाएंगे, कंपास पे रखें, एक बार ऐसे घुमाएं तो ये, क्योंकि यह अर्धव्यास है इसीलिए यह दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहां से ध्रुव तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। इन दोनों दूरी को क्या कर दें आप, 2 भाग में। आप जानते हैं एक रेखा को 2 भाग में कैसे बांटा जाता है, यहाँ कंपास यहाँ रख के काट दें, फिर यहाँ रख के काट दें, बीच को मिला दें तो यह बिंदु मिल जाएगा आपको। यह बीच की बिंदु क्या होगी, फोकस बिंदु। अब देखिए हम अपने से एक स्थिति मान लेते हैं कि मान लेते हैं वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के बाद में। तो आप वस्तु को हमेशा ऐसे दिखाएंगे, ये जो हम तीर बनाएंगे हमेशा ऊपर मुंह करके ही बनाइएगा, जो जिससे ये पता चलता है ये वस्तु का क्या है, माथा है, ठीक है। अब मान लेते हैं, यानी मेरा प्रश्न क्या है, मेरी वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र के पीछे मेरी स्थिति। चलिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, नहीं सॉरी पीछे को थोड़ा से देखें। ठीक है, चलिए देखिए बनाइएगा कैसे। हम 4 को जो भी नियम बोले वही 4 नियम का प्रयोग कीजिएगा। पहला नियम क्या था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए तो टकरा के फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये पहला नियम था ना। इसी नियम का सबसे पहले आप प्रयोग करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लेते ये मेरे प्रकाश की किरण, जो हमेशा प्रकाश की किरण को वस्तु के माथे से छू के गुजरे, मेरी ये प्रकाश की किरण जा रही है प्रधान अक्ष के समानांतर और जाके देखिए दर्पण से टकराई, तो आप बता सकते हैं ये प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, जाहिर सी बात है कहां से गुजरेगी, इसी दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। आप स्केल से बनाए एकदम, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जब भी प्रकाश बनाइएगा इस वस्तु के माथे से होकर गुजरे। ध्यान से देखिए, यहां से नहीं बना सकते हम, ये मेरी प्रकाश की किरण गई, एक स्केल से बनाते हैं। ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण गई जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, ध्यान से देखिए, ये मेरी प्रकाश की किरण जो थी, देखिए वस्तु के माथे को छू के गुजरी ना, और वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है। जाके दर्पण से टकराई तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, वापस इसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये यहीं पे गौर करें, ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यहां से गुजरी और ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यहीं से गुजरी। ये दोनों परावर्तन किरणें कहां आके मिली, कटी ना। जहां पे 2 प्रकाश की किरणें कटती हैं प्रतिबिंब वही बनता है। तो प्रतिबिंब देखिए बनाइएगा कैसे, ऐसे, यानी यहां पे बनी है प्रधान अक्ष पे, बस यहां से एक लंब डाल दें सीधा, यही क्या है आपका प्रतिबिंब। अब आपको क्या करना होगा, इसी प्रतिबिंब के कुछ गुणों को लिखना होगा। गौर से देखिए ये प्रतिबिंब बना कैसे, तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटा ना, समझे। इस चित्र को देख के बस प्रतिबिंब की कुछ गुणों को आपको लिखना होगा। तो प्रतिबिंब के गुण को लिखिए। तो सबसे पहला गुण क्या है, आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, उल्टा। ये वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब कैसी आई, उल्टा, यानी प्रतिबिंब क्या है, पहला उल्टा। गौर से देखिए दूसरी बात, आपका वस्तु थोड़ा बड़ा है, आपका प्रतिबिंब क्या है, इससे थोड़ा सा साइज में छोटा है, यानी प्रतिबिंब क्या है, छोटा। तीसरा गुण, गौर से देखिए, आपका जो ये प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बना है, कभी कभी दर्पण के पीछे भी बनता है, आप ये भी लिखेंगे। यानी प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के सामने। प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के सामने। अगला गुण, परावर्तित किरण जो है वास्तविक रूप से एक दूसरे से टकराई है ना, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा,
वास्तविक। वास्तविक रूप से जब कटे तो वास्तविक, और जब वास्तविक रूप से ना कटे तब काल्पनिक। यहाँ पे क्या है, वास्तविक रूप से परावर्तित किरणें 2 बार कटी है, इसीलिए ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। आपको यही सारे गुणों को लिखना रहता है। नहीं, वस्तु ये है, उसका प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। इसी तरह से आपको आगे भी क्या है, 6 स्थिति होगी। कभी कभी आपको प्रश्न क्या होगा, ये वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के ऊपर, कभी कहा जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कभी कहा जाएगा फोकस के ऊपर है, कभी कहा जाएगा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में है। हर स्थिति में आपको प्रतिबिंब बना के दिखाना होगा, तो आप बनाने की कोशिश करें, और ना बने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप जरूर उस पर कमेंट करें, हम इस चित्र को भी बना के आपको जरूर भेज देंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें और घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।